लास्ट वीडियो में अनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या था हमने वो देखा था। अभी अभी हम जो भी बात कर रहे थे कि जो ब्रेकडाउन हो रहा है हर बार सर ग्लूकोज ग्लूकोज का ही नाम आ रहा है। कैसे हमारे बॉडी में सिर्फ ग्लूकोज का कंजम्पशन होता है, किसी और का नहीं होता? तो ऐसा नहीं है एक्चुअली, बाकी सबका भी होता है। हम एज अ ग्लूकोज का एग्जाम्पल लेके स्टडी कर रहे थे। अब बाकी सब में कौन कौन आता है वो भी देख लेते हैं। पहले ग्लूकोज में कुछ चीज़ें वो जान लेते हैं हम लोग। देखो, जब भी हम खाना खाते हैं तो ऑब्वियसली जो भी फूड पार्टिकल्स रहते हैं उसमें कार्ब्स में रहता है। कार्ब का जब ब्रेकडाउन होता है तो लास्ट में हम लोग को अलग अलग मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, एंड उसी में से एक कौन होता है? ग्लूकोज होता है डाइजेशन के बाद, है ना? अब देखो, हमारे बॉडी को अगर से एनर्जी की गरज रहेगी तो ग्लूकोज को ब्रेक करके अपना एनर्जी ले लेते हैं। बट जब हमारी बॉडी में एक्सेस जो ग्लूकोज रहता है तो एक्सेस ग्लूकोज हमारे बॉडी में स्टोर होता है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, हमारे बॉडी में जो एक्सेस ग्लूकोज होता है उसको क्या किया जाता है? उसको स्टोर किया जाता है। ओके, एंड ग्लूकोज को अब किस फॉर्म में स्टोर किया जाएगा? उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे आता है बच्चों का, सर ग्लूकोज को क्यों नहीं एज अ ग्लूकोज के फॉर्म में क्यों नहीं स्टोर करते, ग्लाइकोजन के फॉर्म में क्यों? तो बात इधर ऐसे है ना कि जो ग्लूकोज दिखा है ये होता है वाटर सॉल्युबल। ओके, और हमको पता है कि जो हमारा सेल होता है तो सेल में तो लगभग 70% वाटर ही रहता है। एंड फिर सेल में से कंटेंट तो फ्लो होते ही रहता है ना? कुछ पार्टिकल्स अंदर बाहर होते रहते हैं, वाटर मोलिक्यूल्स अंदर बाहर होते रहते हैं। तो जिसके कारण ना ग्लूकोज एक जगह पे ऐसा स्टोर नहीं रह पाएगा, वो एक जगह से दूसरी जगह पे निकल जाएगा सीधा। हम चाहते हैं कि ग्लूकोज उस जगह पे स्टोर रहे, तो इसीलिए ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जिससे क्या होता है, जो ग्लाइकोजन होता है वो कैसा रहता है? वाटर इनसॉल्युबल रहता है। तो ये वाटर में सॉल्युबल नहीं रहता। तो अगर सब मैं उसको एक जगह पे रखूंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक ही जगह पे रहेगा जहाँ पे भी उसको रहना है ना? समझ में आया? तो जो कार्ब्स की बात करेंगे तो कार्ब में जो ग्लूकोज होता है, अगर से एक्सेस ग्लूकोज हमारी बॉडी में रहेगा तो उसको स्टोर किया जाता है इन अ फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अब सेकेंड बात हम करेंगे प्रोटीन्स के बारे में। क्या हमारी बॉडी को प्रोटीन की गरज होती है या फिर कहाँ कहाँ होती है? तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि प्रोटीन बनता किसका है। तो जो कार्ब्स रहते हैं, कार्ब्स के जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो कौन होता है? ग्लूकोज। उसी तरीके से प्रोटीन भी किसी छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया था। और वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल कौन है? दे आर अमीनो एसिड्स। जब बहुत सारे अमीनो एसिड्स एक साथ अलाइन हो जाते हैं, फिर एक साथ जब उनको एक चेन फॉर्म करते हैं, उसी हमारा क्या बनता है? प्रोटीन। ओके, एंड हमारे बॉडी को प्रोटीन की बहुत ज़्यादा गरज होती है हर एक पार्ट में। कहाँ कहाँ तो हमारे बुक में अच्छे से मेंशन है। ओके, तो जो अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड स्किन में भी रहता है। तो कहाँ कहाँ मैं एक बार दिखा लेता हूँ, यहाँ पे लिखते जाता हूँ मैं। स्किन के अंदर कहाँ? जो मेलानिन और क्रिएटिन होते हैं। ओके, मीन्स कहाँ कहाँ प्रोटीन गरज पड़ती है वो सब लिखते जा रहा हूँ। सेकेंड, बोन्स में भी। किसमें? ओसिन्स। सेल में कहाँ? सेल का जो सेल मेम्ब्रेन होता है। ओके, या फिर जो बॉडी के अंदर अलग अलग एंजाइम्स होते हैं, ये सारी मतलब सेल मेम्ब्रेन में कहीं कहीं प्रोटीन्स का यूज़ होता है। एंजाइम्स भी प्रोटीन के ही बने हुए होते हैं। ओके, उसी तरीके से डाइजेशन के टाइम पे जो हमारे पास ग्लैंड है पेनक्रियाज, तो पेनक्रियाज भी कुछ हार्मोन रिलीज करता है। और जो हार्मोन रिलीज करता है कौन कौन है? इंसुलिन, ट्रिप्सिन। तो इंसुलिन और ट्रिप्सिन भी फॉर्मेशन के लिए प्रोटीन की गरज पड़ती है। ओके, फिर अगेन पिट्यूटरी ग्लैंड भी है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है ऑब्वियसली वो अलग अलग हार्मोन्स फॉर्म करता है, एंड हार्मोन्स अगेन किसके बने हुए रहते हैं? प्रोटीन्स के, अमीनो एसिड्स ना। तो अगेन यहाँ पे प्रोटीन की गरज पड़ती है। ओके, फिर हमारे मसल्स, मसल्स के अंदर जो मसल्स फाइबर होते हैं, एक्टिन, मायोसिन करके, अगेन उनके फॉर्मेशन के लिए भी हम लोग को क्या लगता है? प्रोटीन की गरज पड़ती है। एंड लास्ट देखेंगे तो हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें जो ब्लड होता है, ब्लड के पास भी होता है कौन? हीमोग्लोबिन। तो ये जो हीमोग्लोबिन दिख रहा है, हीमोग्लोबिन खुद एक प्रोटीन है, मतलब वो भी प्रोटीन से ही बना हुआ है। ओके, तो यहाँ तक कुछ डाउट है इतने में? तो ये जो स्किन्स में मेलानिन, क्रिएटिन, बोन्स में ओसिन, सेल्स में सेल मेम्ब्रेन, एंजाइम, पेनक्रियास में इंसुलिन, ट्रिप्सिन, पिट्यूटरी ग्लैंड में अलग डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स, मसल्स में एक्टिन और मायोसिन जो मसल्स फाइबर्स के अंदर रहते हैं, एंड ब्लड में हमारे हीमोग्लोबिन, ये सारे के लिए प्रोटीन की गरज पड़ती है। इसलिए प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, अच्छा,
हम लोग ने एक चीज़ पढ़ा था पर वापस एक बार पढ़ रहे हैं, याद दिला दूँ। अगर से हम 1 ग्राम कार्ब्स खाते हैं या फिर कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम करते हैं, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम करने से हम लोग को कितनी एनर्जी मिलती है? 4 किलो कैलोरी की एनर्जी मिलती है। एंड उसी तरीके से अगर से हम लोग 1 ग्राम प्रोटीन का कंजम्पशन करते हैं, तो 1 ग्राम प्रोटीन के कंजम्पशन के लिए हम लोग को अगेन कितना एनर्जी मिलता है हमारे बॉडी को? 4 किलो कैलोरीज। ओके, अब नेक्स्ट बात आ जाती है किसकी? थर्ड वाला जो होता है हमारा लिपिड्स। अभी लिपिड क्या होता है? तो एक्चुअली लिपिड ना 2 चीज़ से मिलके बना हुआ रहता है। ये पहला बंदा और ये दूसरा बंदा। इस बंदे का नाम क्या है? फैटी एसिड। और ये अल्कोहल होता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल रहते हैं, उसमें से एक अल्कोहल है। ओके, तो जब फैटी एसिड और अल्कोहल की जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के कारण अब ये जो एक मॉलिक्यूल बन चुका है, यही हमारा लिपिड है। तो आपके पास अच्छे से मेंशन किया हुआ है, अ सब्सटेंस फॉर्म बाय स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड बिटवीन फैटी एसिड एंड अल्कोहल इज कॉल्ड लिपिड। ओके, अब सर क्या लिपिड्स का भी कंजम्पशन होता है कि हमारे बॉडी में? हाँ, अलग अलग जगह पे होता है। कहाँ कहाँ तो हम समझ लेते हैं। ओके, देखो जैसे हमारे बॉडी में सब फैटी एसिड या तो वो हर एक सेल के पास पहुंचेगा। अब सेल इसको यूज़ करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बनाएंगे। सर क्या बनाएंगे? तो आपने इस वर्ड के बारे में सुना रहेगा, फॉस्फोलिपिड। ये क्या होता है फॉस्फोलिपिड? एक्चुअली जो सेल का जो सेल मेम्ब्रेन होता है, ये जो सेल है, ओके, इसका ये जो सेल मेम्ब्रेन दिख रहा है, तो सेल मेम्ब्रेन बना हुआ रहता है फॉस्फोलिपिड का। ठीक है, ये जो सेल मेम्ब्रेन रहता है, ये भी तो किसी केमिकल का बना हुआ रहेगा, तो ये बना हुआ रहता है फॉस्फोलिपिड का। इसी सेल मेम्ब्रेन में कहीं कहीं जगह पे प्रोटीन भी अटैच रहते हैं, इसलिए हम लोग ने प्रोटीन में भी पढ़ा था यहाँ पे सेल में कि सेल मेम्ब्रेन मतलब प्रोटीन जो रहता है सेल मेम्ब्रेन में रहता है। तो किसी किसी पार्ट में एज ए चैनल की तरह अलग अलग प्रोटीन भी रहते हैं, बट ये बना हुआ रहता है पूरा फॉस्फोलिपिड्स का। ठीक है, ये क्लियर हुआ? अगेन हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट हॉर्मोन्स होते हैं। ओके, इन हार्मोन के फॉर्मेशन के लिए अगेन हमको किसकी गरज पड़ती है? इस फैटी एसिड की गरज पड़ती है। ओके, एंड हार्मोन्स का एग्जांपल दिया हुआ है, कौन कौन सा है? प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड एल्डोस्टेरॉन और एक्स्ट्रा जो भी रहेगा। समझ में? ये डिफरेंट डिफरेंट से इनके प्रोडक्शन के लिए अगेन हम लोग को फैटी एसिड की गरज पड़ती है। तो हम लोग ने यहाँ पे ये देख लिया कि सर ग्लूकोज मतलब जो कार्बोहाइड्रेट्स था, तो यहाँ पे मेरे को लिखना चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स का समझ में आया, प्रोटीन भी समझ में आया, लिपिड्स भी समझ में आया। इसके अलावा भी एक होते हैं क्या? वाइटामिन्स या फिर विटामिन्स। ठीक है, विटामिन से फोर्थ वन है। अब विटामिन को थोड़ा समझ लेते क्या चीज़ है, तो हम लोग डायरेक्ट टाइप से स्टार्ट करेंगे। तो टोटल 6 टाइप्स ऑफ विटामिन हमारे पास दिए हुए हैं। उसमें से पहले लिख लेता हूँ, ए बी सी डी ई एंड के। इनमें से जो विटामिन बी सी दिख रहा है, ये विटामिन बी सी, और रिमेनिंग कौन सा है? विटामिन ए डी ई के। तो यहाँ पे जो विटामिन बी सी होता है, ये हमारा वाटर सॉल्युबल विटामिन है। और जो बचे हुए विटामिन ए डी के होते हैं, दे आर व्हाट? दे आर फैट सॉल्युबल। ओके, तो ये चीज़ें याद रखना। एंड अगेन हम लोग ने, आपको पता होगा कि हम लोग जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स देखे थे, कौन कौन? FADH2 एंड NADH2। तो ये जो FADH2 की प्रोडक्शन के लिए अगेन यहाँ पे विटामिन का यूज़ होता है ना। FADH2 की प्रोडक्शन के लिए, NADH2 की प्रोडक्शन और FADH2 दोनों की प्रोडक्शन के लिए हम लोग यहाँ पे विटामिन का यूज़ करते हैं। ओके, अब कौन कौन से विटामिन का यूज़ करते हैं वो भी देख लेते हैं। जी, ये आएगा हमारा विटामिन B2 एंड NADH2 की फॉर्मेशन हम किसकी गरज पड़ती है? विटामिन B3। ओके, यहाँ तक क्लियर है या फिर कुछ भी डाउट है इतने में? ओके, अब यहाँ तक तो हमारे कुछ कंपोनेंट्स की बात हो गई जो भी हम लोग यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, फाइबर्स। ओके, देखो फाइबर्स हमारे बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल है, क्योंकि वो बाकी सब के जो भी हम कार्ब्स खाते हैं ना, इन सब के डाइजेशन के लिए वो बहुत अच्छा हेल्प करता है। तो जो भी हमारे बॉडी में
अनडाइजेशन वाला जो भी प्रॉब्लम है, अगर आप अपने खाने में फाइबर का कंटेंट रखते हो तो वो हेल्प करता है डाइजेशन करने में। ओके, अब लास्ट चीज़ जो भी बाकी है हमारा, कि हमारे बॉडी जो रहता है, हमारा बॉडी जो भी है उसमें वाटर का कंटेंट कितना रहता है, लगभग कुछ 60 to 70% हमारे बॉडी का वाटर कंटेंट है। उसी में से अगर हम सेल की बात, ये तो बॉडी की बात हो गई, अगर से हम सेल की बात करेंगे, किसकी, सेल की, तो सेल में लगभग 70% वाटर कंटेंट होता है। ब्लड के जो अलग अलग कंपोनेंट होता है, RBC, WBC, है ना, ये तो रेड ब्लड सेल्स एक्चुअली सेल्स हो गया, एंड एक प्लाज्मा होता है। तो ये जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में खुद 90% क्या होता है, वाटर होता है। मतलब हमारे बॉडी के लिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये सारा क्या है, वाटर कंटेंट। ओके, इन जिस भी जगह पे वाटर कंटेंट बॉडी में हमारे इतना रहता है, सेल के अंदर इतना, प्लाज्मा के अंदर में इतना। ओके, तो वाटर हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड न्यूट्रिएंट में देखें तो फाइबर भी था, याद रखना। ओके, जो डाइजेशन में बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करता है। ओके, अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो हमारा सेल विजन का होगा। सेल विजन को एक एक पार्ट डीपली स्टडी करेंगे।